फिजिक्स में आज फिर हम लोग उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा सभी बच्चों को कि इस समय हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। तो लास्ट क्लास में आपको ये डिस्कस करके बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया है, उसका सिंबल क्या है, यूनिट क्या रहेगा, डायमेंशन क्या होगा, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की हुई थी। आज हम लोग इससे भी आगे चलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की गणना। देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है उसके कैलकुलेशन में हमको कभी कभी प्रॉब्लम भी बहुत आती है। किस तरह की प्रॉब्लम आती है? जैसा कि कल हम लोगों ने देखा, एक बार मैं फिर से बेटा आपको याद दिला देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो किसी भी सरफेस से लिंक होगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या अगर इसी का वेक्टर फॉर्म हम देखें तो उसको वो हमको मिला था वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये उसका वेक्टर फॉर्म है, विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द सेकेंड वन इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में भी आपको बताया गया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, क्योंकि ये दो भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलती है। जो भी फिगर होता है उसकी दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी सरफेस है उसके लंबवत, अगर ये एक सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, सरफेस के बिल्कुल लंबवत। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब जब ये फॉर्मूले हमने देखे, इस फॉर्मूले की मदद से जब हम किसी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये पॉइंट चार्ज है, लेट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ ऐसी एक सरफेस है। भाई आपको फिर से मैं याद दिला दूं बेटा कि विद्युत फ्लक्स के साथ पृष्ठ का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन ही करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस। मैंने आपको कल भी याद बताया हुआ था कि विद्युत फ्लक्स के साथ एक शब्द हमेशा लगा के रखिए। कौन सा शब्द? पृष्ठ। किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स या किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बिना सरफेस के विद्युत फ्लक्स आप नहीं बोलेंगे। जब भी आप बोलेंगे, अगर कोई बोलता है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो सबसे पहले, बताने से भी पहले आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि किस सरफेस से लिंक बताना है मुझे, किस सरफेस से बद्ध विद्युत फ्लक्स मुझे बताना है। तो विद्युत फ्लक्स कभी अकेला वर्ड नहीं है, उसके साथ सरफेस हमेशा लगा के रखनी है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, केवल विद्युत फ्लक्स नहीं बोलेंगे, अदरवाइज कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से सरफेस से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आप कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं किसी न किसी सरफेस से पास होने वाला। ओके, हमने माना हमारे पास आज ये एक सरफेस है। सरफेस तो ऐसी कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार सरफेस हम ऐसे ही बनाएंगे। सरफेस का शेप
तो किसी भी टाइप का हो सकता है बेटा, सरफेस ऐसी भी हो सकती है। तो सपोज दिस इज अ सरफेस एंड आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस सरफेस। इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियल आउटवर्ड्स होती हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरह से ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपकी आएंगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत गौर से समझिएगा बेटा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना आप सीखेंगे। तो आज सरफेस हमारी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, इरेगुलर शेप है सरफेस का। सरफेस का शेप रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप की सरफेस है हमारे पास। अनियमित आकृति की एक सरफेस है जिसके अंदर साइड में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और ये हमने उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं। अब वैसे मैं और भी बना सकता हूं, यहां बीच में बहुत सारी जगह मैंने छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि मुझे केवल समझाना है तो बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। अब मुझे सरफेस से पास होने वाला इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाना है। मैं ये काम कैसे करूंगा, उसके लिए तो मुझे सरफेस पर एरिया वेक्टर चाहिए। ओके, तो देखिए बेटा, यहां की जो सरफेस देखिए, यहां की जो सरफेस है, यहां की सरफेस ऐसी है, इस तरह की। अगर यहां की सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? You have already read about it that area vector of any surface will be always perpendicular to that surface. इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा। अगर मैं लंबवत एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरीके का एरिया वेक्टर आता है। क्लियर? यहां की जो सरफेस है बेटा, वो सरफेस कुछ इस तरह की है, यहां की सरफेस। अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो एरिया वेक्टर इस तरह का आता है। यहां की जो सरफेस आप देख रहे हैं वो सरफेस बेटा कुछ इस तरह की है, ऐसे। अगर ये सरफेस ऐसे है और इस पर लंबवत मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं, क्योंकि यहां जो आप थीटा देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए और उसके लिए मुझे इनकी दोनों की डायरेक्शंस मालूम रहनी चाहिए। अगर बेटा दोनों की डायरेक्शन हमको नहीं मालूम होगी तो हम दोनों के बीच का एंगल कैसे पता लगाएंगे? इसलिए दिस इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड नो अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर, अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सरफेस। सो दिस इज द सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इस सरफेस के लंबवत एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये लंबवत आ गया एरिया वेक्टर। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। यहां की सरफेस ऐसी है, देखिए इस टाइप की है सरफेस। अगर यहां की सरफेस ऐसी है तो यहां पर एरिया वेक्टर कैसा होगा? यहां पर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया वेक्टर इस तरीके का आ जाएगा बेटा। अब ये जो हमारी सरफेस है ये एक इरेगुलर शेप की सरफेस है, अनियमित आकृति की सरफेस है। अनियमित आकृति का एक पृष्ठ है। अब इसमें जरा गौर से देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि सरफेस के इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इतना है। सपोज दिस इज θ1। इधर की तरफ आइए, यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इतना है, मान लेते हैं ये एंगल θ2 है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इतना है, मान लीजिए ये एंगल θ3 है। और ऐसे डिफरेंट टाइप के एंगल्स, यहां पर भी देखो डिफरेंट एंगल मिल रहा है आपको, इसको हम θ4 मान लेते हैं। तो बेटा आपने देखा कि अगर कोई भी सरफेस हमारे पास इरेगुलर शेप की अगर आएगी कभी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो भी कैलकुलेशन करके आपको दिखाए गए थे वो सब इस टाइप के सरफेस के थे, वो सब प्लेन सरफेस के थे। लेकिन सरफेस हमेशा प्लेन होगी, इट इज नॉट नेसेसरी। सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। सो एट दैट सिचुएशन हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस टाइप ऑफ सरफेस, ये हम आपको बता रहे हैं। गौर से देखें, आपने देखा अलग अलग पॉइंट पर थीटा सब जगह अलग अलग हो रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा थीटा यहां पर रखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए। क्या सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe फाइंड करने के लिए थीटा की जगह पर मैं ये वाला एंगल लिखूं, मैं ये वाला एंगल लिखूं, मैं ये वाला एंगल लिखूं, या मैं ये वाला एंगल लिखूं, कौन सा एंगल हमको यूज करना चाहिए जिससे मैं वहां पर वैल्यू एंगल की लिखूं, कैलकुलेट करूं और पूरी सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें मिल जाए। तो बेटा ये हमारे लिए एक बड़ा टफ वर्क हो गया, बड़ा डिफिकल्ट काम है हमारे लिए। हम नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते इस टाइप की सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ऐसी सिचुएशन पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो बेटा ऐसी सिचुएशन पे हम कैलकुलस का मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैलकुलस का मेथड यूज करेंगे। कैलकुलस के मेथड से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कैलकुलस के मेथड से बेटा ऐसे करेंगे, इस पॉइंट पर हमने एक छोटी सी सरफेस ले ली, ये छोटी सी सरफेस, और ये छोटी सी सरफेस क्योंकि छोटा सा एरिया है तो हमने इसको, इस एरिया को डीए मान लिया। ए एरिया रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, तो हमने इसको कितना मान लिया, डीए मान लिया। ओके, तो अब मैं यहां पर भी लिख देता हूं मैग्नीट्यूड डीए, डायरेक्शन इसकी ये है। सिमिलरली इसको भी हमने डीए कर लिया, इसको भी हमने डीए कर लिया। यहां पर भी हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, यहां पर भी हम एक स्मॉल एरिया यहां पर ले लेते हैं, यहां पर भी हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। और इस तरह से हम पूरी सरफेस में अभी तो मैंने सिर्फ 4 स्मॉल एरियाज यूज किए हैं, हम हर जगह, ये स्मॉल एरिया है, उसके बगल में एक स्मॉल एरिया, और एक बगल में, और एक बगल में, फिर ये वाला, फिर और एक बगल में, और एक बगल में, फिर और यहां, फिर ये वाला, ऐसा करते 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 पूरी सरफेस में छोटे छोटे एरियाज में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये जो पूरी सरफेस हमारी होगी इसको हम बहुत छोटे छोटे एरियाज में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ध्यान से स्टेप सुनिए, आपको यही मेथड अडॉप्ट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए फॉर एनी इरेगुलर शेप। ओके, तो हम क्या करेंगे, पूरी सरफेस को हम छोटे छोटे एरियाज लेकर के उसको कई टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। फिर हर टुकड़े के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए थीटा हम उसका देख लेंगे कितना है। फिर सब के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, θ1 लिखेंगे, θ2 लिखेंगे, θ3, θ4 लिख लिखकर जितने भी एंगल्स मुझे मिलेंगे, एक यहां स्मॉल एरिया मिलेगा, एक यहां स्मॉल एरिया मिलेगा, एक ये है, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक ये है, ऐसा पूरी सरफेस पे छोटे छोटे स्मॉल एरियाज ले लेंगे। सब के लिए थीटा निकाल लेंगे
और सबके लिए हम इस फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो जब सबको आपस में ऐड कर देंगे तो पूरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। ये हमारा प्लान होगा, यही हमारी तरकीब रहेगी कि अगर कोई भी रेगुलर शेप है तो उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्या करना है बेटा, उस इरेगुलर शेप के अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे एरियाज आपको ले लेने हैं। उन सब एरिया के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और सबके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद, जैसे मैं फिर से बता दूं, इस छोटे एरिया के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके सब जितने छोटे छोटे एरियाज बनेंगे सबके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हर जगह मुझे थीटा में निकाल लूंगा फिर एरिया को मान करके। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपस में ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो पूरी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम में आ गए होंगे, आपके मन में फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी कि सर अगर इतनी बड़ी सरफेस है तो इतनी बड़ी सरफेस में अगर मैं अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल लेने जाऊंगा तो यहां तो लाखों करोड़ों असंख्य असंख्य स्मॉल एरियाज मिलेंगे मुझको। उन असंख्य स्मॉल एरियाज के लिए मैं फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? कर भी लिया फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम। और रियली दिस इज इम्पॉसिबल वर्क, नहीं कर सकते हम लोग इसको, क्योंकि एक छोटी सी सरफेस अगर है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना फिर आपस में उन्हें जोड़ना, ये इम्पॉसिबल वर्क है, हम भी नहीं कर सकते। तो फिर अब इसके आगे हमारे पास क्या रास्ता है? देखिए, पहली स्टेप तो यही थी कि ये कर लें आप, लेकिन जब हमने देखा कि ये तो बहुत कठिन काम है और असंभव सा लगता है मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसके लिए भी एक तरकीब सोची। इसके लिए भी हमारे पास एक तरकीब है कि आप एक काम करें, एक छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए। जैसे मैं दिखाता हूं, यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं पृष्ठ पर उपस्थित अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बेटा एक चीज मैं बताऊं, आप डीए भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे डीएस भी लिख सकते हो। वेरी स्मॉल एरिया या वेरी स्मॉल सरफेस, चाहे आप डीए यूज करिए चाहे आप डीएस यूज करिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो पृष्ठ पर उपस्थित अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल, एक छोटे से एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, इसलिए ये फ्लक्स भी बहुत बड़ा नहीं होगा, ये फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा। तो अनंत सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो ई डीए कॉस थीटा कर देंगे। अगर वेक्टर फॉर्म इसकी देखनी है तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया, फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया, बहुत ही छोटे एरिया के लिए है। उसके बाद सरफेस पर एक छोटे एरिया के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आपने ऐसा बहुत बार किया हुआ है, एक छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए, इसके बाद पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए
आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो फॉर फुल सरफेस, पूरी सरफेस के लिए विद्युत फ्लक्स कैसा लिखेंगे? फॉर फुल सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या होगा? उसके लिए मैंने बताया कि इंटीग्रेट कर दीजिए आप डी फाई ई को, इंटीग्रेट कर देंगे। अब डी फाई ई को अगर इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, या अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस फुल सरफेस will be equal to integration of vector E dot vector dA. This will be the calculation. आप मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा, आपको परिमाण आपको यहां से मिल जाएगा, और वेक्टर फॉर्म उसकी ये होगी। ये हमारा तरीका होगा कि क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन पे एक छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इन दो में से एक ही यूज करेंगे, आप चाहिए यूज करिए, चाहिए, दोनों एक ही बातें हैं। और उसके बाद पूरी सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब तरीका तो हमने निकाल लिया, लेकिन बेटा इस तरीके में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके में भी क्या प्रॉब्लम्स हैं? इस तरीके में ये प्रॉब्लम है कि यहां पर जो थीटा आएगा, क्योंकि अगर पॉइंट टू पॉइंट थीटा चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट थीटा चेंज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे असंभव है मुझे इससे कैलकुलेट करना, भी असंभव है, इम्पॉसिबल है। मैं ये तरकीब यूज करके भी कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने एक और रास्ता ढूंढा। क्या रास्ता ढूंढा, क्या तरकीब है? ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनिए। इसके लिए हमने बेटा एक रास्ता ढूंढा कि जिस भी सरफेस से गुजरने वाला मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उस सरफेस के हम टुकड़े करेंगे छोटे छोटे। कैसे टुकड़े करेंगे? लेकिन आपको बता दें, आप जैसे टुकड़ों का नाम सुनेंगे हो सकता है आपको डर लगने लगे कि बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी सिचुएशन पे जो भी सरफेस मेरे पास होगी उसके मुझे कई टुकड़े कर देने, और ये टुकड़े आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में नहीं करने हैं। ये टुकड़े बहुत थोड़े करने हैं, इतने टुकड़े करने जितने से हमारा काम बन जाएगा, बस 2, 4, 5, बहुत ज्यादा टुकड़े आपको नहीं करने हैं। अच्छा, टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े करने का मतलब काट देना ही नहीं। उस सरफेस को हम सोच लेंगे कि इसका एक टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा काट नहीं देना आपको उसे। ओके, ये टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, कैसे टुकड़े होने चाहिए, क्या स्पेशलिटी इन टुकड़ों की होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। टुकड़ों की बेटा स्पेशलिटी ये होगी कि एक पूरी जो सरफेस हमारी होगी उसके जितने भी आप हिस्से करेंगे, उसके किसी एक हिस्से की अगर मैं बात करूं, उसके किसी एक हिस्से में फिर पूरे में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई, आप फिर से सुनिए। आप इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अगर पॉइंट टू पॉइंट एंगल बदलेगा तो कैलकुलस का ये मेथड भी हमारे काम नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन पे हम करेंगे कि हमारी जो भी टोटल सरफेस होगी उस सरफेस के हम हिस्से बना लेंगे। अपने मन में सोच लेंगे कि ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा, पांचवा, जितने भी हिस्से हमें जरूरत होगी हम करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, डोंट बी ऑफरेड, ये हिस्से आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में नहीं करने हैं। 2, 4, 5, 6 टुकड़ों से हमारा काम बन जाया करेगा। अब इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ,
टुकड़े की मैंने स्पेशलिटी क्या बताई आपको? हर हिस्से की स्पेशलिटी ये होगी कि किसी एक हिस्से की अगर आप बात करेंगे, किसी एक हिस्से की अगर आप बात करेंगे तो उस हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस हिस्से की सब जगहों पर पूरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। फिर कैसे, मैं इसको आपको समझाता हूं, थोड़ा गौर से सभी स्टूडेंट समझेंगे। बेटा सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ये एक मेरे पास सरफेस है टोटल, ओके। अब अगर ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वो यूं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस पे मैंने इस सरफेस को रखा और मुझे इस सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, मुझे इस सरपृष्ठ से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गणना करनी है, उसको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल सरफेस है, मैंने क्या किया, इस सरफेस को देखिए, इधर वाली सरफेस को देखिए। सबसे पहले इस सरफेस में क्या है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर इसका है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा हमने कैसे मानी है, यहां से ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये सरफेस हमने ऐसे रख दी उस पे। मुझे पूरी सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। मैं कैसे करूंगा, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं। इसमें ये बहुत सरफेस से मिलकर बना है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक साथ पूरी से कैलकुलेट हो जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया, हमने एक सरफेस ये बनाई, ये एक हिस्सा मान लिया, उस पे हमने ये एरिया वेक्टर बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने माना कि ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देख के बताइए, इस सिचुएशन पे इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो आपका जवाब होगा कि दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, अगर ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण 180 डिग्री है इस जगह पर, तो बेटा मुझे बताइए इस जगह पर क्या होगा, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना, इट इज अगेन 180 डिग्री, ओके। इस छोटी से सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच का एंगल बताइए 180 डिग्री। इस छोटे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। इस छोटे से एरिया के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। इस छोटे से एरिया के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सरफेस तो इतनी बड़ी है, लेकिन इस सरफेस में एक ये सरफेस मुझे दिख रही है, और इस पूरी सरफेस में इतनी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू एट ईच एंड एवरी प्लेस सेम है बिल्कुल। आप यहां लीजिए थीटा 180, यहां थीटा 180, यहां यहां हर जगह लीजिए थीटा हर बार 180 डिग्री है। तो इस पूरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें बेटा कि ये सरफेस मुझे मिली, इसके हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कैसी है, सेम है बिल्कुल, ओके। अब इस सरफेस की बात करिए, क्या यहां भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री का है? तो एरिया वेक्टर सबसे पहले बनाइए। इस सरफेस में ये एक सरफेस है, एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ऐसा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा तो ये ऐसा होगा। अब इस बार बताइए दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा,
आप खुद देख रहे हैं बेटा, दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है। ओके, ये इस सरफेस के जैसे 180 डिग्री नहीं है, एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। लेकिन इस छोटे से एरिया के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, इस छोटे से एरिया के लिए 90 डिग्री, इस छोटे से एरिया के लिए 90 डिग्री, इस छोटे से एरिया के लिए 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि इस पूरी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू सेम है, इस पूरी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और इस पूरी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो इसके लिए अलग थी वैल्यू थीटा की, इसके लिए अलग थी, लेकिन जितनी देर आप इस सरफेस में रहेंगे उतनी देर सेम रहेगी, 90 डिग्री रहेगी, और जितनी देर इस सरफेस में रहेंगे उतनी देर 180 डिग्री रहेगी। तो एक ये हिस्सा हमने बना लिया और एक ये पूरा हिस्सा बना लिया, क्योंकि इसमें भी थीटा सेम है और इसमें भी थीटा इससे अलग है, लेकिन पूरी सरफेस में फिर सेम है। ऐसा ही इस सरफेस के लिए बना लिया, इस सरफेस के लिए बना लिया, इस सरफेस के लिए बना लिया, इसके लिए बना लिया। अब आप देख रहे हैं टोटल जो सरफेस हमारी थी उसे हमने कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, कितने हिस्सों में मैंने उसको विभाजित किया। आंसर है 6 सरफेसेस हमने बनाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या इस सरफेस के मुझे सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों टुकड़े करने पड़े? नहीं करने पड़े। ऐसे ही जो भी सरफेस मुझे मिला करेगी उसमें हम कुछ ऐसे हिस्से बनाएंगे, ऐसे हिस्से हम वहां पर कर लेंगे, मान लेंगे कि अगर मैं एक हिस्से पर रहूंगा, जितनी देर मैं एक हिस्से की बात करूंगा उतनी देर थीटा सेम रहेगा। मैं उसके बगल वाले हिस्से पर जाऊंगा तब थीटा बदलेगा, लेकिन जितनी देर आप उस हिस्से में रहेंगे उतनी देर फिर थीटा सेम रहेगा। आप इस हिस्से में आइए, यहां ये एरिया वेक्टर मैंने बना दिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगेन थीटा इज 90 डिग्री हियर। ओके, लेकिन क्या इस छोटे से एरिया के लिए कुछ अलग होगा? नहीं, इस छोटे से एरिया के लिए भी 90 डिग्री, इसके लिए भी 90 डिग्री। जितनी देर आप इस पूरी सरफेस पर रहेंगे उतनी देर थीटा सेम रहेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि थीटा की वैल्यू सब जगह सेम कर लीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता। आप जितनी भी सरफेस बनाइए उन सभी सरफेसेस में ध्यान में रखें कि टुकड़े इस प्रकार से किए जाने चाहिए जिससे कि अगर आपने 6 उसके पार्ट किए हैं, 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है आपने, तो अगर एक पार्ट में रहें तो फिर उस पार्ट के लिए, उस हिस्से के लिए थीटा चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बगल वाले हिस्से के लिए थीटा चेंज हो जाए, पर जितनी देर फिर आप उस हिस्से में रहें उतनी देर फिर थीटा मत बदले। उसके बगल में जाए तो थीटा बदल जाए, लेकिन फिर जितनी देर उस हिस्से में रहें फिर थीटा मत बदले। इस तरह से एक फुल सरफेस के हमने देखा, आपने 6 टुकड़े किए और 6 टुकड़े से हमारा पूरा काम बन गया। अब इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, 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 इससे पूरी की पूरी 6 सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो इस बार आपको बहुत लंबा तो नहीं करना पड़ा, 6 टुकड़े करने पड़े, किसी सरफेस में 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, किसी में एक ही करना पड़ेगा, आपको हो सकता है। तो हिस्से कैसे होने चाहिए, उन पार्ट्स की, उन डिविजन्स की क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं क्या बेटा स्पेशलिटी होनी चाहिए। जितने भी हिस्से करें उन सभी हिस्सों में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग हो। उन सभी हिस्सों में एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग के बीच का एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितनी देर तक आप एक सरफेस में रहें उतनी देर तक थीटा मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर
शुड रिमेन सेम, उतनी देर तक सेम रहना चाहिए। तो ये हिस्से कभी आपको 6 करने पड़ सकते हैं, अगर इस तरीके की सरफेस है तो 6 हिस्से करने पड़ सकते हैं, कभी आपको एक हिस्से से ही बन जाएगा काम, कभी आपका 3 हिस्से करने पड़ेंगे, तब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और फिर हर हिस्से से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे इस मेथड से। हर हिस्से से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे और उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो पूरी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। ये हमारा तरीका होगा। तो ये आप याद रखिएगा, आगे जब भी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक एक पॉइंट में फिर से दोबारा वहां पर आपको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि पॉइंट टू पॉइंट अगर एंगल बदलेगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसी सिचुएशन पे पूरी सरफेस को हमें कुछ हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। वो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि जिन हिस्सों में, सभी हिस्सों में थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितनी देर एक हिस्से में रहे थीटा सेम रहना चाहिए। उसके बाद ये मेथड यूज करेंगे, हर हिस्से पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन इस मेथड से कर लेंगे, हर हिस्से पर। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हर हिस्से पर इस मेथड से हो जाएगा तो सबको जोड़ देंगे, आराम से पूरी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ये हमारा तरीका होगा। तो ये मेथड है कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा इसे। इसके बाद जब हम लोग इसमें आगे चलेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज हमको मिलने वाली है, और उससे क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, मैं सबसे पहले उसे बता देता हूं कि मैं और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ने का है वो क्लोज्ड सरफेस पढ़ेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस जिसे हम बंद पृष्ठ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, इस टॉपिक के लिए, फ्लक्स के टॉपिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। तो सबसे पहली बात तो ये आखिरकार क्लोज्ड सरफेस होती क्या है, मैं आपको बता दूं। क्लोज्ड सरफेस इज दैट सरफेस विच इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। Closed surface is that surface which is closed from all the sides, जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो। एक ऐसे पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं जो कि चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो। बहुत, अगर मैं प्योर लैंग्वेज में बात करूं आपसे, शुद्ध हिंदी में, तो मैं उसको बोल सकता हूं डब्बा, डिब्बा मैं उसको बोल सकता हूं। क्लोज सरफेस की सबसे बड़ी निशानी यह है, सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर आपकी कोई भी क्लोज सरफेस है और उसके भीतर अगर आप एक बल्ब जलाएंगे तो उसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए, उसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे आप एक फुटबॉल के भीतर लाइट जलाएं, बल्ब जलाएं, तो अगर आप एक फुटबॉल के भीतर बल्ब जलाते हैं तो उसकी लाइट बाहर नहीं आएगी। तो फुटबॉल एक क्लोज्ड सरफेस है। ओके, जितने भी, जैसे ये सरफेस आप देख रहे हैं, अगर मैं, ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर मैं इसके अंदर एक बल्ब लाइट अप करता हूं तो उसकी लाइट बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो फिर ये कैसी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। लेकिन अगर इस सरफेस में मैं यहां पर एक छोटा सा पंक्चर कर देता हूं, मैं यहां पर छोटा सा एक छेद कर देता हूं, उसके बाद जब मैं इसके भीतर बल्ब जलाता हूं तो उसकी लाइट यहां से ऐसा बाहर निकल आती है। उस सिचुएशन में यह सरफेस क्लोज्ड सरफेस नहीं होगी। उस स्थिति में हम ऐसी सरफेस को बंद पृष्ठ नहीं बोलेंगे। तो बंद पृष्ठ जो होगा, दैट सरफेस विच इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, जो सभी तरफ से बंद होनी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी निशानी मैंने बताई कि अगर आप उसके भीतर एक बल्ब जलाएं
तो उसकी लाइट बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और अगर उसकी लाइट थोड़ी सी भी बाहर आ गई तो फिर समझ ले कि वो एक क्लोज्ड सरफेस नहीं है, वो एक बंद पृष्ठ नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बंद पृष्ठ के लिए आपको एक स्फेरिकल सरफेस दिखा दी है, एक इस प्रकार का पृष्ठ दिखा दिया है, तो हो सकता है सभी बच्चों के मन में एक प्रॉब्लम आ जाए, एक बात आ जाए कि क्या सर जो बंद पृष्ठ होगा वो इसी तरीके से गोले के आकार का होगा? आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा बेटा। बंद पृष्ठ जो होगा वो कई आकृतियों में हो सकता है। जो क्लोज सरफेस होगी इसकी कई प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। बंद पृष्ठ गोलीय भी हो सकता है, स्फेरिकल। बंद पृष्ठ बेलनाकार भी हो सकता है, ऐसी सरफेस भी हो सकती है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस भी हो सकती है। ये सिलेंड्रिकल है, यहां दोनों हिस्सों पर अगर ये बंद होगी, उस सिचुएशन पे अगर मैं इसके अंदर बल्ब जलाने जाऊंगा तो कोई भी लाइट इससे बाहर नहीं आएगी। सो दिस इज एंड ऑल्सो अ क्लोज्ड सरफेस। ये भी एक बंद पृष्ठ है, ये भी एक बंद पृष्ठ हो सकता है। अगर मैं इसके भीतर रखकर एक बल्ब को जलाऊंगा, अगर मैं इसके अंदर रखकर एक बल्ब को जलाता हूं तो उससे भी लाइट बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है ये भी एक बंद पृष्ठ की तरह काम कर सकती है। तो बंद पृष्ठ की जो आकृति है घनाभ के आकार की भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, गोलीय भी हो सकती है। तो बंद पृष्ठ कई आकृतियों में हो सकता है। बंद पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार, घनाकार आदि आकृतियों में हो सकता है, आदि आकृतियों में हो सकता है। देखिए बेटा, उसका बेलनाकार, गोलीय और घनाकार किसी भी शेप का हो सकता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके भीतर अगर हम कोई बल्ब जलाते हैं, अगर हम किसी बल्ब को लाइट अप करते हैं तो वो बल्ब की लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। शेप से हमें मतलब नहीं है, वो किसी भी तरह की होगी, लेकिन बंद पृष्ठ की शर्त उसका गोलीय, बेलनाकार या घनाकार होना नहीं है। बंद पृष्ठ की शर्त है कि अगर मैं उसके भीतर कोई बल्ब जलाता हूं तो उसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, पॉसिबल है। अब और भी एक चीज कि बंद पृष्ठ की जो सरफेसेस होंगी, जैसे आपने देखा बंद पृष्ठ में सरफेसेस कई तरह की हो सकती हैं। उसकी जो सरफेसेस हो सकती हैं, सरफेसेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, सरफेसेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, जो बंद पृष्ठ होगा उसके जो पृष्ठ होंगे वो प्लेन सरफेस भी हो सकती है, प्लेन सरफेसेस भी हो सकती हैं, कर्व्ड सरफेसेस भी हो सकती हैं। इस तरह से कई आकृतियों में वो सरफेस हो सकती हैं। अब मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, जरा देखिए इस सरफेस को। ये एक घनाभ के आकार की सरफेस है बेटा, घनाकार है, घनाभ के आकार की है। वैसे ये घनाभ, घन के आकार उसको बोलते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। इसमें ऐसा नहीं है, ये घनाभ के आकार की सरफेस है, लेकिन बंद पृष्ठ है। अगर ये बंद पृष्ठ है, इसमें देखिए कितनी सरफेस से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस का कॉम्बिनेशन है ये। अगर ये 6 सरफेस का कॉम्बिनेशन है, और देखें इसके बेटा हर सरफेस प्लेन सरफेस है बिल्कुल। आप देखिए इसकी हर सरफेस, देयर आर 6 सरफेसेस एंड ईच एंड एवरी सरफेस इज प्लेन सरफेस हियर। ओके, इसको देखिए बेलनाकार सरफेस है। अगर ये दोनों तरफ से ढक्कन लगा होता, बंद होती, तो ये 3 सरफेस से मिलकर बनी हुई है। कैसे? एक सरफेस इधर कैप लगी होगी, एक सरफेस में इधर कैप लगी होगी,
और एक ये सरफेस जो ऐसे बनी हुई है। इसमें ये वाली सरफेस प्लेन सरफेस, इधर का ढक्कन प्लेन सरफेस, और ये वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस होगी, वक्राकार पृष्ठ होगा। तो ये तीन सरफेस से मिलकर बनी होगी जो बेलनाकार सरफेस होगी। बेलनाकार बंद पृष्ठ जो होगा वो तीन प्रकार की सरफेस से मिलकर बना है, कर्व्ड सरफेस एंड टू प्लेन सरफेसेस। ओके, इसको देखिए, इसके बारे में बात करिए, ये कितनी सारी सरफेसेस से मिलकर बना है? तो आंसर है ये केवल एक सरफेस से मिलकर बना है, और उसकी वो एक सरफेस भी कैसी है? कर्व्ड सरफेस। देखिए चारों तरफ से आप देखेंगे, ऐसा भी कर्व मिलेगा आपको, ऐसा भी कर्व मिलेगा आपको, ऐसा भी कर्व मिलेगा, ऐसा भी कर्व मिलेगा। देखिए कर्वेचर को समझिए, ऐसा भी कर्व है इस पे और ऐसा भी कर्व है इस पे। आप सोचेंगे तो होता ही है, नहीं, हर कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होगा। इसको देखिए, ये भी तो एक कर्व सरफेस है, तो ये ऐसे तो कर्व सरफेस है, लेकिन ये ऐसे कर्व सरफेस नहीं है। ऐसे तो ये प्लेन है बिल्कुल, आप चेक करिए ऐसे इसको। तो ये कर्व्ड सरफेस है, ये भी कर्व्ड सरफेस है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस ये है कि ये इधर से तो कर्व है, पर ये इधर से कर्व नहीं है। लेकिन अगर इस सरफेस की आप बात करेंगे तो ये इधर से भी कर्व है और इधर से भी कर्व है। तो इस तरीके से आपकी जो भी क्लोज सरफेस होगी वो क्लोज सरफेस गोलीय भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, और भी बहुत तरीके की हो सकती है। शर्त यह है कि उसके भीतर अगर मैं बल्ब जलाऊंगा तो उसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, जो क्लोज सरफेस होगी, क्योंकि वो बहुत तरीके के सरफेस का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, इसलिए उसकी सरफेसेस या तो प्लेन सरफेस होगी या तो कर्व्ड सरफेसेस होंगी, जैसा आपने अभी अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने देकर के दिखाए। तो इस तरह से इसको हम बंद पृष्ठ बोला करेंगे। अब अगर इस क्लोज्ड सरफेस को, अगर इस बंद पृष्ठ को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देता हूं, जैसे मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया जिसमें इधर से फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, तो इससे फ्लक्स पास होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पढ़ाई करनी है कि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमको पढ़ना है। तो इसको मैं हटा देता हूं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि बंद पृष्ठ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बंद पृष्ठ की जो सरफेसेस, ये बहुत सारी सरफेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपने देखा ये भी एक बंद पृष्ठ था, बट दिस क्लोज्ड सरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट सरफेसेस। दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सरफेस, but this is the combination of 3 different surfaces, 2 plane surfaces and 1 curved surface. This has only one surface and which is curved surface. इसमें केवल एक सरफेस है और वो भी कर्व्ड सरफेस है। अगर बंद पृष्ठ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उससे कैलकुलेट होने वाला, उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को आप कैसे गणना करके निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। आप याद करें बेटा, जनरली किसी एक सरफेस से, जनरली फॉर वन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं ई डी ए कॉस थीटा, या तो हम उसका वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जनरली अगर किसी एक सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है आपको तो, लेकिन अगर कोई बंद पृष्ठ है तो बेटा बंद पृष्ठ में तो एक से ज्यादा सरफेसेस भी हो सकती हैं। उसके लिए कैलकुलेशन के लिए क्या तरीका होगा, देखिए, उसमें फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस
लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस में बद्ध वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने का सबसे पहले तो हम सिंबल बनाएंगे उसका, कि हम इसको लिखा कैसे करेंगे। क्या हम ऐसे ही लिखा करेंगे या उसके लिए हमने बंद पृष्ठ के लिए, देखिए दिस इज फॉर वन सरफेस, तो क्या बंद पृष्ठ के लिए भी यही सिंबल है या कोई हमने दूसरा सिंबल बनाया है? तो बेटा उसके लिए हमने एक दूसरा सिंबल बना के रखा है, क्योंकि अगर हम यही सिंबल यूज करते तो आप पहचान भी ना पाते, कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा होता तो आप नहीं पहचान पाते कि ये एक सरफेस के लिए है या ये क्लोज सरफेस के लिए है, आप नहीं पहचान पाते। इसलिए फॉर क्लोज सरफेस वी हैव मेड अ न्यू सिंबल। क्या सिंबल बनाया है वैद्युत फ्लक्स का, मैं बताता हूं, आप देखिए। फ्लक्स के लिए तो हम फाई ही लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां भी है। यह है एक सरफेस के लिए। आज हमें एक सिंगल सरफेस अगर है तो उसके लिए है वो फॉर्मूला, लेकिन अगर सरफेस क्लोज्ड है, बंद पृष्ठ है, तो उसके लिए क्या सिंबल बनाया हमने? उसके लिए सिंबल बनाया EDA cos थीटा। डिफरेंट कहां पर है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है फॉर क्लोज सरफेस वी हैव पुट अ सर्कल हियर। इंटीग्रेशन के साइन में एक सर्कल हमने लगाया। क्यों? क्योंकि ये जब लिखा होगा तो इसको देखकर ही आप पहचान लीजिएगा कि ये सिंबल अगर लगा है, इसका मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज सरफेस। एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप तुरंत समझ जाना क्यों? क्योंकि बंद पृष्ठ कैसा होता है, एक जगह से स्टार्ट होता है और फिर वहीं आकर के जब तक नहीं आ जाते तो बंद नहीं होगा। अगर आप एक जगह से चलिए और यहीं रुक जाइए तो इधर तो खुला रह गया ना ये। तो बंद का मतलब क्या है? जहां से आप चलना शुरू करिए वहीं पर फिर आ जाइए तो वो सरफेस कैसी हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसलिए जहां से हम चलना शुरू किए वहीं पर आकर हम फिर रुक गए। तो ये जो सिंबल बनेगा दिस इज ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ये रहेगा। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। कैसे पढ़ेंगे इसको बेटा? इसको हम लोग पढ़ा करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा। तो एक सिंगल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन और एक क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में ये डिफरेंस रहा करेगा। ध्यान रखें, जब भी कभी इंटीग्रेशन के निशान में ऐसा एक सिंबल बन के आए, आप याद रखिएगा, समझ जाएं कि अगर ये बना हुआ है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन है एक बंद पृष्ठ के लिए। ओके, अच्छा, अब ये अगर बंद पृष्ठ के लिए है तो बेटा बंद पृष्ठ में तो एक सरफेस भी हो सकती है, 3 सरफेसेस भी हो सकती है, इसमें मैंने बताया आपको, और 6 सरफेसेस भी हो सकती हैं बंद पृष्ठ में। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये तो बात मैंने की सिंबल की, प्रतीक की बात की है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है। अगर इसमें 6 अलग अलग टाइप की सरफेसेस हैं तो सब के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए आप अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए और सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा। अगर इसके लिए कैलकुलेट करना हो तो 3 सरफेसेस के लिए कैलकुलेट करिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये तो बात मैंने की कि क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहां करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज फॉर क्लोज सरफेस। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? गणना करनी होगी तो कैसे करेंगे? गणना करनी होगी तो कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन बेटा ऐसे होगा, फाई E इज इक्वल टू
क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये तो मैंने सिंबल बना दिया कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, लेकिन किसी में 6 सरफेसेस है, किसी में 3 सरफेसेस है, किसी में 1 है, किसी में 4 भी हो सकती हैं, किसी में 5 भी हो सकती है, किसी में 7 हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने तरीका बताया, हर सरफेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करिए और सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन करेंगे हम ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हर सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं यहां θ1 ले लेता हूं फॉर सरफेस नंबर 1। ये कैलकुलेशन मैं करूंगा फॉर सरफेस नंबर 1। सिमिलरली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 2। सपोज फॉर सरफेस नंबर 2 थीटा इज θ2 फॉर सरफेस नंबर 2, उसको भी ले लीजिए। नेक्स्ट सरफेस के लिए कैलकुलेट करिए cos θ3 फॉर सरफेस नंबर 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos θ4 फॉर सरफेस नंबर 4। ऐसे उस बंद पृष्ठ में जितने भी सरफेसेस हैं, जितने भी सरफेसेस से वो मिलकर बना है, सबके लिए आप ये फ्लक्स कैलकुलेट करिए और उसके बाद उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। मैंने इसलिए डॉट डॉट कर दिया है क्योंकि किसी क्लोज सरफेस में 1 होगी, किसी में 2 सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होगा, किसी में 3 का होगा, किसी में 4 का होगा, इसलिए आप सब सरफेसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके उन्हें जोड़ दीजिए। एक चीज और देख रहे होंगे बेटा, क्या देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to a closed surface। ये एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने जितने भी इंटीग्रेशन साइन यहां लगाए हैं उनमें किसी में मैंने ये नहीं लगाया, किसी में भी मैंने ये छल्ला नहीं बनाया, रिंग नहीं बनाया। आप देखिए क्यों नहीं बनाया, थोड़ा इस बात को आप गौर से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ये तो पूरी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को बताएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन किसका है, ये तो एक सरफेस का कैलकुलेशन है ना, और एक सिंगल सरफेस बंद तो नहीं हो सकती ना, और अगर बंद नहीं हो सकती तो मैं रिंग नहीं रखूंगा फिर यहां पे। क्लियर, ये सेकंड सरफेस के लिए कैलकुलेशन है, सरफेस नंबर सेकंड है, लेकिन है तो ये भी एक सिंगल सरफेस। अगर ये भी एक सिंगल सरफेस है तो एक सिंगल सरफेस क्लोज्ड तो नहीं हो सकती, क्लोज्ड होती तो मैं सर्कल यहां रख देता, रिंग यहां रख देता, लेकिन क्यों कि एक सिंगल सरफेस क्लोज्ड नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहां रिंग नहीं रखा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए है, लेकिन ये कैलकुलेशंस उनकी अलग अलग सिंगल सरफेसेस के लिए हैं, और सिंगल सरफेसेस क्लोज्ड नहीं हो सकती हैं। ये आप भी जानते हैं कि अगर इसकी एक सरफेस ही निकाल के मैं बाहर ले लूं, इसको मैं काट लूं यहां से और इसको बाहर निकाल के ले लूं, तो ये बिल्कुल ऐसी सीट जैसी आ जाएगी। अब ये बंद कहां है भाई, ये तो बंद नहीं है, तो अगर बंद नहीं है तो मैं रिंग भी पुट नहीं कर सकता यहां पे, तो इसलिए मैंने ऐसा सिंबल बनाया है। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि क्लोज सरफेस के लिए जब भी कैलकुलेट करें यहां रिंग रखें टोटल सिंबल पे, लेकिन अलग अलग सरफेसेस के लिए जब कैलकुलेट करें कोई रिंग मत लगाइए, अदरवाइज ये आपकी गलती हो जाएगी फिर आपसे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। एक चीज और याद रखें, जब एक सरफेस में आएंगे तो उस पूरी सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। ध्यान रखें कि सरफेस ऐसी बनाएं, ऐसे डिवाइड करें, ऐसे उनके टुकड़े करें कि ई भी किसी एक सरफेस के लिए ई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहे। अब ये एक नई चीज देखिए मैंने जोड़ दी, किसी एक सरफेस के लिए थीटा कांस्टेंट रहे, ये हम पहले भी सीख चुके थे, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एक सरफेस के लिए
E की वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर E कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन में यह होता है कि जो भी क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, इस पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर आप इसे बाहर नहीं ले सकोगे। और अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं ले सके आप, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये एक और प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाएगी। ये हमारे लिए एक और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी एक सरफेस के लिए हमें दो चीजों का कांस्टेंट होना बेहद जरूरी है। एक थीटा का कांस्टेंट रहना बेहद जरूरी है, और एक सिंगल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना भी बेहद जरूरी है। ऐसा हो जाने पर आप ये दोनों कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन केवल आपको डीए का करना पड़ेगा। और एक सिंगल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना इट इज वेरी इजी फॉर अस, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, अब आपको यह भी एक बात याद रखनी है कि इनके कैलकुलेशन में जिस भी सरफेस की आप बात करें, अगर आप इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसके हर पॉइंट पर न सिर्फ थीटा बल्कि ई की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसे करेंगे ये? अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये हम कैसे करेंगे? सो डोंट वरी, मैं खुद आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, अगर सेकंड सरफेस में थीटा 2 और ई कांस्टेंट हो जाएंगे तो यहां से ई बाहर हो जाएगा, cos थीटा 2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन केवल हमको डीए का करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए, हमने सिर्फ थीटा को ही कांस्टेंट किया, तो ई अंदर बना रहेगा, और ई का इंटीग्रेशन दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। ये फिर से हमारी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और कैलकुलेशन मेरे लिए फिर से बड़ा टफ हो जाएगा। तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, कर्व्ड सरफेस के लिए कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप के सरफेसेस के लिए कैसे करेंगे, और क्लोज सरफेस के लिए कैसे करेंगे, सिंबल क्या होगा, कैलकुलेशन का मेथड क्या रहेगा, ये सारी चीजें हमने आज देख ली। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बढ़िया बातें हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, और जब ये आप सब समझ गए हैं ये सारी बातें, तो गॉस थ्योरम आपको समझना बेहद इजी रहेगा। सो प्लीज इसको याद रखिए, इसको तैयार करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे एट द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू।